नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैटिस्फैक्शन प्रॉफिट चेन मॉडल। अभी जो कस्टमर सैटिस्फैक्शन से लेकर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी तक का क्या जर्नी है, हाउ इट कुड बी अचीव्ड, इसको देखने के लिए हम इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। ये मॉडल स्टार्ट होता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन के साथ, और जब हम बात करेंगे कस्टमर सैटिस्फैक्शन की तो यहां पर जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। और अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उसकी इनसाइट्स को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे तो वी विल बी एबल टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। और जब हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे वी विल बी एबल टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू। अल्टीमेटली हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंदर वाज अंडरस्टैंडिंग दी कस्टमर रिक्वायरमेंट था, और उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद कस्टमर को वो वैल्यू ऑफर करना जिससे उसके सेटिस्फैक्शन को अचीव किया जा सके। अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होगा तो ये लीड करेगा टुवर्ड्स कस्टमर लॉयल्टी की तरफ। कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होगी तो वो आपके बिजनेस के लिए परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। कस्टमर लॉयल्टी दो तरह की है, एक बिहेवियरल लॉयल्टी और दूसरी एटीट्यूडल लॉयल्टी। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड हुई, और कस्टमर लॉयल्टी से आपके बिजनेस परफॉर्मेंस, और बिजनेस परफॉर्मेंस में बेशक वो सेल्स ग्रोथ है, बेशक वो आपका शेयर ऑफ कस्टमर है, या आपका कस्टमर का टेन्योर विद योर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिजनेस परफॉर्मेंस के अंदर काउंट करती हैं। तो अल्टीमेटली द मोर सेटिस्फाइड द कस्टमर विल बी, अल्टीमेटली द कस्टमर विल बी मोर लॉयल। और जितनी ज्यादा आपकी कस्टमर लॉयल्टी होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, विच मीन्स हायर रेवेन्यूज, विच मीन्स हायर प्रॉफिटेबिलिटी, विच मीन्स हायर शेयर ऑफ वॉलेट, एंड विच मीन्स द कस्टमर विल बी एबल टू स्टे फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आगे हम समझते हैं डिस्कशन को कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कस्टमर्स फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर एक्सपीरियंस और सम पार्ट ऑफ इट। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? जिस तरीके से अभी मैं बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दी कि इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट, और यहां पर वो बताते हैं कि वेयर देयर इज अ कस्टमर्स फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स, वेयर द कस्टमर फील सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, कि उसकी जो नीड है वो फुलफिल्ड हो गई है। और जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब यह है कि कस्टमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल की तरफ है। जनरली जो पैरिटी एग्जिस्ट करती है वो ये है कि आपकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन अगर उसकी कस्टमर की आपने जो डिलीवर किया उसको वैल्यू उससे मीट करती हैं तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव हो सकेगी। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद हम जिक्र करते हैं कस्टमर लॉयल्टी का। तो कस्टमर लॉयल्टी इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस। अच्छा, यहां पर जो बात समझने के लिए जरूरी है वो इट इज द इमोशनल एक्सपीरियंस विद द कस्टमर, फिजिकल एट्रीब्यूट बेस्ड सेटिस्फैक्शन एंड परसीव्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपीरियंस विच इंक्लूड्स द प्रोडक्ट और सर्विस। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक्सपीरियंस एक कस्टमर को ऑफर करने के लिए जा रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस उस कस्टमर को ऑफर करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस की परसीव्ड वैल्यू ऑफ द कस्टमर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपकी कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करेगी। और इसका शदीद ताल्लुक इस बात से है कि कस्टमर आपके साथ एक इमोशनल एक्सपीरियंस को बिल्ड करता है, कस्टमर आपके साथ एक इमोशनल एक्सपीरियंस को कैरी करता है, और अल्टीमेटली आप कस्टमर के साथ रिटेंशन को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते हैं। जब हम कस्टमर लॉयल्टी की बात करते हैं तो कस्टमर लॉयल्टी की दो डायमेंशंस हैं। सबसे पहली डायमेंशन जो है वो बिहेवियरल लॉयल्टी है, दूसरी डायमेंशन जो है वो एटीट्यूडल लॉयल्टी है। तो जब हम बिहेवियरल लॉयल्टी की बात करेंगे सो बिहेवियरल लॉयल्टी में सबसे पहले जो चीज जानना जरूरी है वो ये है कि इज द कस्टमर इज एक्टिव, जिस कस्टमर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। व्हाट इज आवर शेयर ऑफ कस्टमर स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा है, अपनी टोटल उसका बजट 1000 रुपीज है, तो उस 1000 रुपीज में से वो कितनी अमाउंट आपके साथ स्पेंड कर रहा है। बेकश उसकी ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 जगह वो स्पेंडिंग कर रहा होगा, उसमें से व्हाट इज योर शेयर ऑफ वॉलेट विद द कस्टमर। इसी तरीके से व्हाट आर दी RFM वेरिएबल्स
जिसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे. इट इज अबाउट द रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू. तो इसके RFMs क्या है ताकि हम बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से गेज कर सकें. RFM को समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले कि R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. R इज द टाइम elapsed सिंस लास्ट परचेज. तो इट इज अबाउट द रीसेंसी, कितना रिसेंट कस्टमर ने आपके साथ प्रोक्योरमेंट किया, आपके साथ परचेज किया, आपके साथ डीलिंग की है. सो उससे आप गेज कर सकेंगे कि मेरे पास इस कस्टमर को फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स इसने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की है, फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स नहीं की है, फ्रॉम द लास्ट 1 वीक अभी ये मेरे से प्रोक्योरमेंट कर गया है, परचेज कर गया है. सो इट इज अबाउट द टाइम लैप्स सिंस लास्ट परचेज. दूसरे नंबर पे इज द F, which is the frequency. So number of purchases in a given time period. How frequently the customer is buying from you. Is he buying from you once in a week? Is he buying from you 4 times in a month? So what is the buying frequency of that particular customer? So आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि उसकी कितना रिसेंटली उसने बाय किया है आपसे और किस फ्रीक्वेंसी से वो आपके पास आपसे बाय करता है. क्योंकि अगर वो कस्टमर आपके पास वंस इन अ मंथ की फ्रीक्वेंसी से बाय करता है तो आपका हमेशा से टारगेट ये होगा कि कैसे ये ट्वाइस अ मंथ बाय करना शुरू कर दे. अगर वो ट्वाइस अ मंथ बाय करता है तो आपका टारगेट होगा कैसे ये थ्राइस अ मंथ बाय करना शुरू कर दे. एंड सेम गोज विद द अदर सिनेरियोज एज वेल. तीसरा फैक्टर RFM के अंदर इज द मॉनेटरी, इज M, विच रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ परचेज इन अ गिवन टाइम पीरियड. अब वो कितनी अमाउंट आपके साथ स्पेंड करे, विच इज द इनवॉइस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर अगर आपके साथ 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू जो कस्टमर ने आपके साथ स्पेंडिंग की है. तो आपका टारगेट क्या होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैं किस तरीके से इस मॉनेटरी वैल्यू को इंक्रीज कर सकूं. अच्छा, इस मॉनेटरी वैल्यू को इंक्रीज करने के कुछ तरीके कार हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके भी मॉनेटरी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. आप उसकी इनवॉइस की वैल्यू को इंक्रीज करके भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. सो ये RFM वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, क्योंकि कस्टमर की रिसेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये तीनों एट्रीब्यूट्स मेजर करने के लिए यूज होते हैं. अब हम बात करेंगे सेकेंड डायमेंशन ऑफ कस्टमर लॉयल्टी की. जो सेकेंड डायमेंशन ऑफ कस्टमर लॉयल्टी है वो एटीट्यूडनल लॉयल्टी है. अच्छा, इट इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड. अब वो एटीट्यूड के हवाले से क्या हम देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि कस्टमर के बिलीव्स क्या हैं, कस्टमर की कमिटमेंट्स क्या हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं और उसकी इंटेंशन टू बाय क्या है. इसमें मैं हमेशा से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं दैट इज related to the preference कि कस्टमर की क्या चॉइस है. Why the customer is buying from you? Is it the environment? Is it the behavior of the staff? It is the product quality? Is it the product itself? Is it the product features, characteristics? Is it the location of the store? So किस वजह से वो आपके पास आके बाय कर रहा है. Why you are one of the preference of the customer? या वाई द कस्टमर इज बाइंग फ्रॉम यू एज ए चॉइस. तो हमने इस एटीट्यूड को लॉयल्टी के इस एस्पेक्ट को भी, जहां वी आर गोइंग टू मॉनिटर द एटीट्यूड, भी बहुत मैटर करता है. तो ये 2 डायमेंशन हमने डिस्कस की हैं. वन इज बिहेवियरल और दूसरी एटीट्यूडल लॉयल्टी.